नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब स्टैंड फिजिक्स की इस क्लास में। तो अब तक अपन पिछले लेक्चर में चक्रीय प्रक्रम पढ़ चुके थे। अब एक आखिरी टाइप का प्रक्रम पढ़ना, वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, और इस पर भी अपन एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। ये कह रहा है कि भाई इसमें वैसे तो इसमें डीप में जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से जो जरूरी है उस पर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें गैस को दी गई या ली गई ऊष्मा का मान शून्य होता है। देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में एक बात फिक्स होती है, इसमें गैस को दी गई या ली गई ऊष्मा का मान शून्य होता है। समझ गए? यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन ना तो गैस को ऊष्मा देते हैं, ना ही गैस से ऊष्मा लेते हैं। समझ गए? ना ही तो ऊष्मा देते हैं और ना ही लेते हैं। क्यू बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्यू बराबर क्या होगा? 0। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्यू बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक, बहुत बार क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में होगी कमी तो करेगा कार्य। तो भाई कार्य करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से तो कोई ताकत मिल नहीं रही इसको। बाहर से मिलने वाली ताकत क्या होती है? क्यू। तो वो मिल नहीं रहा, ना तो अपन दे सकते नहीं ले सकते, बस नहीं तो अपन ले सकते उससे नहीं दे, जो उसके अंदर है ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा होती रहेगी। तो वही आंतरिक ऊर्जा, खुद की आंतरिक ऊर्जा उसके कार्य करने के काम में आती है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई ये पूछे कि भाई रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर 4 जूल कार्य किया गया तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी हानि हुई या फिर कितना लेस हुआ आंतरिक ऊर्जा, तो वो 4 जूल का लॉस हो जाएगा उसमें, जबकि वो पूरा पूरा किसमें बदल जाएगा? कार्य में, ठीक है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा से, क्योंकि क्यू बराबर क्या है? 0। इसमें गैस को दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा का मान शून्य होता है। तो अपन कोई भी ऊष्मा ना तो दे सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें निकाय की दीवारें ऊष्मारोधी होती है। इसमें निकाय की दीवारें क्या होती है? ऊष्मारोधी होती है। मतलब ऊष्मारोधी ऐसी ऊष्मारोधी होती है कि मतलब उससे ना तो ऊष्मा बाहर आ सकती है, ना ही कोई बाहर से उसको अंदर दे सकता है, ठीक है। लेकिन रियल में कोई ऐसा पॉसिबल है क्या? इस प्रकार की दीवार बनाना पॉसिबल नहीं है। तो रियल में कोई रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं होता, ये ध्यान रखना। वास्तविकता में रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं होता कुछ भी, मतलब, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में आप ऊष्मारोधी दीवार बना ही नहीं सकते। ऐसी कोई भी दीवार नहीं बना सकते, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल है नहीं कि जिससे आप ऊष्मा को पूरी तरीके से रोक पाए। समझ गए? तो रियल में, वास्तविकता में ऊष्मारोधी दीवारें बनाना असंभव होता है। इसलिए वास्तविकता में 100% रियल रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं होता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट चीज़ होती है, ठीक है। अब कहते हैं ये बहुत तेज़ी से होने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये बहुत तेज़ी से होने वाली, ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है, इतनी तेज़ी से होती है कि मतलब ये समझ लो कि ऊष्मा का आदान प्रदान करने का समय नहीं मिलता, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है कि ऊष्मा का आदान प्रदान करने का समय ही नहीं मिलता, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसी ने बताया था आपको कि जो अपन चाय गर्म रखने का वो आता है, ठीक है, बर्तन आता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो? अगर 1 घंटे तक चाय रखते हो तो वो रहती है गर्म, मतलब क्या, यानी कि 1 घंटे तक तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काम हो गया कि उसने गर्म बना कर रखा। उसी को आप 2 दिन बाद पीना चाहो तो, या फिर 2 दिन तक रखना चाहो गर्म, तो रहता है कि नहीं रहता ना, ठीक है। तो मतलब लंबे समय के लिए वो एक उसकी दीवारें ऊष्मारोधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब थोड़ा टाइम के लिए बचा सकती है। सेम चीज़ यहाँ पर ही है। यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से होने वाली प्रक्रिया है और दीवारें लगभग ऊष्मारोधी होती है। तो हम ये अपन मान के चल सकते हैं कि ये अपने को इस प्रकार का प्रक्रम, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भी अपन कब मानते हैं? जब प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो, टाइम बहुत कम हो और दीवारें पर जितना संभव हो सके उतनी ऊष्मारोधी बना सकते हैं। 100% ऊष्मारोधी नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं से ऊष्मा लीक हो ही जाती है, ठीक है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ध्वनि तरंगों का हवा में संचरण। याद कर लो, खोपड़ी में बिठा लो, ठीक है। ध्वनि तरंगों का हवा में संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है। समझ गए? और ध्वनि तरंग जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम भी उसका वेग निकालने के लिए वगैरह ये CP CV काम में आता है, वहाँ पर भी ये Y काम में आता है, ठीक है। तो इसलिए ध्वनि तरंगों का हवा में संचरण क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। ये लिख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में से पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा डीप में घुसना नहीं है, बस ध्वनि तरंगों का हवा में संचरण किसका उदाहरण है? रुद्धोष्म प्रक्रम का। अब देखो,
रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, दी गई या ली गई उसमें जीरो, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। ठीक है, तो दूसरा एक समीकरण होती है इसकी, पी वी वाई इक्वल टू नियत, पी वी वाई इक्वल टू नियत, पी वी की घात वाई है, पूरे पी वी की घात वाई नहीं है, ओनली फॉर वी की घात वाई है। ठीक है, पी वी की घात वाई नियत यानी कॉन्स्टेंट। अब वाई क्या होता है यहाँ पर, सी पी अपॉन सी वी, वाई बराबर क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी। सी पी आपको पता है सभी को क्या होता है, f/2 + 1 r, और सी वी क्या होता है, f/2 r। ठीक है, तभी तो सी पी माइनस सी वी कितना होता है, r होता है। ठीक है, तो y बराबर क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी। ओके, अब देखो दो कंडीशन में इस समीकरण को मैं और चेंज कर सकता हूँ। ये तो समीकरण एक फिक्स है कि भाई पी वी इक्वल टू वाई। अब इसी को मैं किसको, किसी टी में या फिर किसी और में चेंज करना चाहूँ कि वी और टी में समीकरण चाहिए, पी और टी में समीकरण चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो आपको पता है कि भाई पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आप क्या करो, पी की जगह क्या लिख दो, एन आर टी अपन वी लिख दो, पी की जगह एन आर टी अपन वी लिख दो, तो एन आर टी अपन वी, वी की घात वाई बराबर नियत। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी, और ये v1 है, v की घात नीचे क्या 1 है तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो, v की घात y - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। ये v नीचे रख दो तो v मतलब एक्चुअली में किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब इसका मतलब होता है 1 घात, ध्यान रखना, 0 घात नहीं होता, ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया x, तो ये इसका मतलब है कि x की घात 1 है, ये समझ गए, ये x की घात कोई घात नहीं, मतलब 0 नहीं है, x की घात 0 तो 1 होता है, x की घात 1 बराबर x होता है, समझ गए। हाँ, तो कोई घात नहीं, इसका मतलब घात 1 होती है, समझ गए। हाँ, एन आर टी वी वाई माइनस 1 बराबर नियत। अब देखो ये n क्या नियत है, r क्या नियत है, अब इसको मैं भाग में लेके जाऊंगा वहाँ पर, तो नियत बटा नियत, नियत ही आएगा। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होती है, फिक्स संख्या, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रियल में एक्चुअली टी वी वाई माइनस 1 बराबर नियत, ये एक समीकरण बन जाएगी, टी वी वाई माइनस 1, ये एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, बहुत बार इसको पी वी वाई सी भी लिखते हैं, सी से भी नियत को क्या लिखते हैं, सी यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, अब भाई अपने पी और वी में संबंध आ गया, टी और वी में आ गया, अब चाहिए अपने को किस में चाहिए, पी और टी में, पी और टी में चाहिए। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं पी वी के लिए लिखता तो एन आर टी अपन पी आ जाता, एन आर टी अपन पी, यहाँ देखो एन आर टी अपॉन पी की घात वाई बराबर सी, चलो नियत को लिख दिया मैंने सी। अब देखो यहाँ से मैं घात खोलूँगा तो क्या होगा, पी एन की घात वाई, आर की घात वाई और टी की घात वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, पी की घात वाई बराबर सी। अब तो ये तो क्या नियत वाला पार्ट है, एन भी नियत आर भी नियत, तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, पी की घात ऊपर 1 है तो 1, नीचे से माइनस वाई और टी वाई बराबर कांस्टेंट, पी 1 माइनस वाई टी वाई बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये आ जाएगा सी। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते। फिर क्या आपको कुछ समीकरण से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, वो कैसे बनते हैं वो भी न्यूमेरिकल अभी करेंगे। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना, मतलब या तो ये रखना पी वी वाई इक्वल नियत, फिर उसके हिसाब से जो आपको दिया है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कि आपको अगर टी और वी दिया हुआ है तो फिर आप टी और वी वाले समीकरण लिखोगे, ये है तो ये वाला लिखोगे। इसके लिए आपको समीकरण रखने का काम नहीं कि पी वी वन, आप वहाँ पर ही एग्जाम में भी ये ऐसे करके पी वी इक्वल टू एन आर टी से पुट करके निकाल सकते हो चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर अब देखो एक न्यूमेरिकल है, एक परमाणविक आदर्श गैस को ऊष्मारोधी दीवारों वाले बेलनाकार पात्र में भरा गया है। अगर भाई एक परमाणविक आदर्श गैस को ऊष्मारोधी दीवारों वाले बेलनाकार पात्र में भरा गया है, पिस्टन स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है। यदि अचानक
आयतन को V0 से V0 8 तक संपीड़ित किया जाए तो गैस के अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे एक शब्द आया, मैंने इसको बोला क्योंकि अचानक, मैंने क्या बताया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, अचानक होने वाला प्रक्रम, बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। तो जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए कि अचानक संपीड़ित किया जाता है या फिर अचानक ये होता है, तो वो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। अचानक जहाँ आ जाए वो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। ध्यान में रखना, बात दिमाग में बिठा लेना, जहाँ पर भी अचानक आ जाए वहाँ होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस अचानक का मतलब क्या होगा कि भी ये कौन सा है प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसने दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शब्द से अपने को समझना है कि भी अचानक से हो रहा है, V0 से V0 8 तक किया गया है। ठीक है, एक आपने समझा, जब पिस्टन को अपन धीरे 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 खिसकाते हैं, ठीक है, पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाते हैं, तो वो होता है समदाब, वो होता है समदाब। ठीक है, तो अब देखो, अचानक आयतन को V0 से V0 8 तक संपीड़ित किया गया है तो गैस के अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करो। तो मैंने माना कि भाई स्टार्टिंग में क्या है, इसके पास P0 है, V0 है और T0 है। ये पूछ रहा है गैस के अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करो। तो पहली बात तो देखो, अपने पास समीकरण क्या है, समीकरण होती है PVy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PVy इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो अपने को पता है PVy इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग का वाला 1 मान लिया। ठीक है, और जो अंतिम है उसको 2 मान लेते हैं, अंतिम स्थिति वाला। तो P1 V1 y बराबर C है, तो अंतिम स्थिति में भी ये का ये संबंध फॉलो होगा, समझ गए। P1 V1 ये का ये संबंध फॉलो होगा अंतिम स्थिति पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, दोनों क्या बराबर है, दो क्या हो जाएगा, P1 V1 y इक्वल टू P2 V2 y आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y क्या होगा, y क्या होगा, y किसके लिए, एक परमाणविक आदर्श गैस। कौन सा है, एक परमाणविक आदर्श गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए कितना होगा, F कितना होगा, 3 होगा। तो Cp कितना होता है, ऊपर देख लो, Cp कितना होता है, F/2 + 1 R, और नीचे Cv होता है F/2 R। तो R से R तो कैंसिल, और F कितना है, 3/2 + 1, और ये 3/2। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 5/2 और 3/2, यानी कि 5/3 कुल मिला के कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। तो अब देखो ये अपने पास कितना हो गया, 5/3। अब यहाँ से देखो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि भाई दोनों नियत है, दोनों समीकरण अपन बराबर लिख सकते हैं। P1 V1 y इक्वल टू P2 V2 y। ठीक है, अब देखिए P1 अपना कितना P0 है, तो P0, V1 कितना V0, y की जगह कितना लिख दो आप, 5/3 लिख दो, 5/3 लिख दिया। ठीक है, बराबर। ये कितना है, P2 जो अपने को निकालना है, और V2 कितना है, V0/8। V0/8 5/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो P0 V0 5/3, P2 ये आ जाएगा V0 5/3, और 8 की पावर आ जाएगा 5/3। मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, तो ये कैंसिल, V0। अब देखो P2 बराबर क्या आएगा, P2 बराबर आएगा 8 की घात 5/3 इंटू P0। अब देखो 8 की घात 5/3 कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 और ऊपर 5 की घात 3, तो घात का गुणा करो, 3 से 3 कैंसिल, और 2 की घात 5 कितना होता है, 32। ठीक है, तो 32 P0। P2 बराबर कितना आएगा, 32 P0। समझ गए, P2 कितना आया, 32
पी नॉट। ये समझ गए। अब ऐसे कैसे आपको निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। तो आपको पता है टी निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, वी तो दिया हुआ है, वी बदल रहा है वो अपने को दिया हुआ है, तो अपने को कोई भी एक संबंध चाहिए, ठीक है। या तो आप टी और वी में संबंध वो ले लो, या फिर टी और पी में भी ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास पी का भी आ गया कि भाई P1 कितना है और पी फाइनल कितना है, तो आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास दो कंडीशन है, दो समीकरण आपने निकाली थी, एक तो था टी वी वाई माइनस वन, टी वी वाई माइनस वन, एक तो ये था बराबर कांस्टेंट, ये निकाला था अपन ने, और एक था पी वन माइनस वाई की पावर टी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये था। तो अब देखिए इससे आप करोगे, इससे आप निकालोगे, ठीक है। इस समीकरण से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मान सेम ही आएगा। इस समीकरण में क्या आएगा कि भाई P का मान क्या है, P1 क्या है, P नॉट है, P2 क्या है, 32 P नॉट, फिर उसके बाद आप T निकाल सकते हो। मैं इससे निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि T1 V1 y माइनस वन बराबर भी कॉन्स्टेंट, अगर T2 V2 y माइनस वन बराबर वो भी कॉन्स्टेंट, ये होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, T1 V1 y माइनस वन बराबर T2 V2 y माइनस वन, ओके। अब यहाँ से देखो T1 कितना है, T नॉट है, V1 कितना है, V नॉट की पावर y माइनस वन बराबर, ये कितना है T2 अपने को निकालना है, और V2 क्या है, V नॉट बाय 8 की पावर y माइनस वन। अब देखो इस y माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो y तो कितना आ रहा है, 5/3 है, y कितना है 5/3 है, तो y माइनस वन कितना आएगा, y माइनस वन, तो 5/3 माइनस वन कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3 आएगा, ठीक है। तो T नॉट V नॉट की पावर 2/3, T2 ये V नॉट की पावर 2/3 और 8 की पावर 2/3, ये कैंसिल, ठीक है। T2 कितना आएगा, 8 की पावर 2/3 इंटू T नॉट। अब 8 की पावर 2/3 यानी कि 8 का क्या होगा, 2 की घात 3, उसकी घात 2 की घात 3, 8 को क्या लिखोगे, 2 की घात 3 लिखोगे, और इसका 2/3 इंटू T नॉट, ये 3 से 3 कैंसिल, और 2 का स्क्वायर 4 T नॉट, T2 आ जाएगा 4 T नॉट, कितना आ जाएगा T2 आ गया 4 T नॉट, समझ गए। ऐसे कैसे, ये T2 इक्वल 4 T नॉट आप इससे भी निकाल सकते हो, समझ गए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, P1 और T1 बराबर को P2 T2 उस फॉर्म में लिखोगे, जहाँ पर P1 क्या होगा P नॉट और P2 क्या होगा 32 P नॉट। ऐसे करोगे तो भी बात होगी वही आने वाली है, समझ गए। इससे आप निकालना, ठीक है। चलिए तो फिर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट एक सवाल है कि भी एक गैस का रुद्धोष्म प्रक्रमण द्वारा आयतन, स्टार्टिंग का जो आयतन है उसका 1/4 रह जाता है, जो प्रारंभ में आयतन था उसका 1/4 रह जाता है। यदि गैस का प्रारंभिक ताप 127 डिग्री सेल्सियस हो तो गैस का अंतिम ताप ज्ञात करो, और y कितना दिया हुआ है 1.5, बहुत बार से दिया हुआ भी होता है, ठीक है। y कितना दिया हुआ है 1.5, तो ये पूछ रहे संबंध किस किस में, आयतन और ताप में, आयतन और ताप में। तो आयतन और ताप के लिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, T इक्वल टू वी, टी वी वाई माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है, ठीक है। ताप और आयतन के लिए फॉर्मूला यही है, टी वी वाई माइनस वन, टी वी वाई माइनस वन, यही है ना। तो चलिए आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैंने बताया ना आप निकाल सकते हो, मैं भले डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आप बस पी वी की घात y बराबर c याद रखो, फिर उसके बाद पी वी इज इक्वल टू एनआरटी जो समीकरण है उसके हिसाब से पुट करके निकाल दोगे, आपको कौन सा संबंध चाहिए, समझ गए। अब देखो तो वही क्या करना आपने को, सेम अपन जो कंडीशन अप्लाई करेंगे ये यानी कि T1 V1 की घात y माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की घात y माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो y कितना दिया हुआ है 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, तो
तो यहाँ क्या हो जाए 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। ठीक है, और आपको तापमान दिया हुआ कितना है T1 यहाँ पर दिया हुआ है 127 सेल्सियस। तो मैंने बताया जब भी तापमान को किसी कैलकुलेशन में काम में लो कि यहाँ पर अपने को तापमान का मान लिखना है तो अब हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में। तो 127 प्लस 273, 127 प्लस 273, ठीक है। और 273 बाद पॉइंट वाला वो इतना मतलब इम्पोर्ट जहाँ कहीं लगता है कि भाई हाँ ये आंसर कुछ ऐसा ही दे रखा है तो बात अलग है, बाकी कैलकुलेशन के लिए अपन फिक्स 273 जोड़ते हैं, वो 0.15 उसको छोड़ देते हैं। तो कितना होगा ये 400 केल्विन, ठीक है। तो अब आपको ये अंतिम ताप निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, और अपना V2 कितना हो रहा है, V2 हो जाएगा V1/4 की जो स्टार्टिंग है उसका कितना हो रहा है 1/4 यानी कि V1/4, ठीक है। अब चीज़ें होगी क्लियर। अब देखो T1 कितना है 400, V1 अब y-1 यानी कि 3/2 - 1, T2 और V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ V1/4 और 3/2 - 1। अब देखो ये कितना आया 400, V1 की पावर 1/2, T2 V1 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आपस में, T2 की तरह जाएगा, T2 = 4 की पावर 1/2 इंटू 400, 4 की पावर 1/2 इंटू 400, 4 की पावर 1/2 नहीं कि 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 इंटू 400, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा 800 केल्विन में, 800 केल्विन में। अगर आंसर केल्विन में दे रखा तो बात अलग है, सेंटीग्रेड में निकालना है। तो कितना 800 माइनस 273, 527 डिग्री सेल्सियस, कितना जाएगा 527 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, इस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं किस पे, रुद्धोष्म प्रक्रम पे। समझ गए होंगे आप। चलिए, थैंक यू। वैसे तो मोस्टली आपको एग्जाम में ऐसे दिया होता है कि ये समदाबी प्रक्रम है, समतापी है या फिर समायतनी क्या है, लेकिन बहुत बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, लैंग्वेज में दे देते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में दे देते हैं। तो ये समझना कि भाई अगर ऐसे लिखे पिस्टन जड़वत है, पिस्टन मूव नहीं करता तो क्या होगा, वो सम आयतनी है। एक आता है कि पिस्टन को धीरे धीरे खिंचाया जाता है, इस प्रकार का कुछ शब्द आ जाए तो वो होता है समदाबी, ठीक है। एक होता है गैस का अचानक संपीड़न करना, तो गैस का अचानक संपीड़न करना यानी कि रुद्धोष्म, और एक होगा गैस का धीरे धीरे संपीड़न करना, तो धीरे धीरे संपीड़न करना यानी कि वो होगा समतापी, वो क्या होगा समतापी। और दूसरा एक कंडीशन ध्यान रखना, रुद्धोष्म में हमेशा डेल्टा Q = 0 होता है। रुद्धोष्म में अपन ना तो कोई ऊष्मा देते हैं ना ही लेते हैं, ठीक है। इन तीनों में तो समायतनीय, समदाबी, समतापी, इसमें अपन ऊष्मा देना लेना हो सकता है इनमें, ठीक है। इन तीनों, बाकी रुद्धोष्म में Q = 0, और जहाँ भी रुद्धोष्म आएगा वहाँ ये लिखा होगा कि दीवारें क्या है, ऊष्मारोधी है, दीवारें ऊष्मारोधी, ऊष्मा आर पार नहीं हो सकती। समझ गए, इस टाइप की चीज़ कुछ आएगी लिखी हुई, तो वो आपको समझना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। गैस का धीरे धीरे संपीड़न करना यानी कि समतापी, और गैस का अचानक से संपीड़न करना क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म, क्या होगा, रुद्धोष्म। तो मोस्टली तो ये गैस का धीरे धीरे संपीड़न ये भी नहीं आता, ये इस पर सवाल ज़्यादा आते हैं। पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाया जाता है, समदाबी, ये याद रखना, और गैस का अचानक संपीड़न करना रुद्धोष्म, 2 चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको वहाँ सवाल देख के भी मालूम पड़ जाएगी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा पॉइंट्स वगैरह, वहाँ सवाल देखने के बाद मालूम पड़ जाता है कि क्या आंसर दिया हो किस हिसाब से, तो कौन सा है प्रक्रम, वो भी आप अपने आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये ऐसे ही दिख रहा है लेकिन ये तक टफ है नहीं, बहुत ईजी है। मानना प्रारंभिक स्थिति कितनी है, P1 = T1। मैंने बताया था कि भाई जो ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं निकाय, उसमें अपन स्थिति किससे बांटते हैं कि भाई P1 V1 T1 PVT, यानी कि दाब, आयतन और ताप के अनुसार उसकी स्थिति देते हैं। और उसी प्रकार जो अपन यांत्रिक निकाय उसमें वेग, उसका द्रव्यमान, उसका त्वरण, वो सब बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
स्टार्टिंग क्या हो जाएगा P1 V1 T1 और अंतिम P2 V2 T2, ठीक है। अब आपको पता है समीकरण क्या होती है, PV की घात y इक्वल टू C, ठीक है। तो अब देखो कार्य क्या होता है, W इक्वल टू P dV। तो देखो मैंने P की जगह क्या लिख दिया, C/VY और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, आयतन V1 से V2 dV। अब देखो अब इस Vy का समाकलन करोगे क्या आएगा, ये आएगा। कैसे, देखो आप सभी को पता है समाकलन अब x की घात n का क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 ये होता है, ठीक है। तो अब ये v की घात ऊपर आएगा तो v की घात -1 होगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा v की घात -1+1 और -1+1, समझ गए। n की जगह आपको क्या लिखना है, -y, बस तो ये हो गया। तो -y+1 और -y+1 v1 से v2। अब मैंने c को बाहर ले लिया और यहाँ लिख दिया 1 - y, यहाँ मैंने लिख दिया 1 - y, ठीक है, ठीक है। -1 और क्या था, -1+1 सॉरी -y+1 था, तो उसको मैंने लिख दिया 1 - y, क्या लिख दिया 1 - y, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लिमिट पुट की v2 और इसको भी मैंने 1 को लिख दिया पहले और y को बाद में लिख दिया, ठीक है, ये सेम ही है। अब अगर -y+1 लिखो या 1 - y लिखो, बात एक ही है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो वही मैंने किया है। तो फिर आप लिमिट पुट करोगे तो v2 आएगा, v2 1 - y, और इस v1 की जगह आएगा v1 1 - y, ठीक है, मैंने लिमिट पुट करी v की जगह, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, c को मैं अंदर ले गया, फिर c को मैं अंदर ले गया तो c को मैंने गुणा कर दिया अंदर। तो अब देखो ये PVYC है, मैंने बताया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 की घात y, इसको भी c लिख सकते हो, P2 V2 की घात y, इसको भी c लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस c की जगह तो इस c की जगह तो मैंने लिख दिया P2 V2 y, इस c की जगह लिख दिया P1 V1 y, ठीक है। जब आप लिखोगे तो V2y से V2y ये कैंसिल हो जाएगी, ये V2y किस में है, प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या, ओनली V2, और यहाँ पर क्या क्या रहेगा, ऐसे कैसे V1 रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1/1 - y P2 V2 - P1 V1। अब मैंने क्या कर दिया, 1 - y की जगह y - 1 कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा P1 V1 - P2 V2, ठीक है। और इसी प्रकार यदि PV को किस में बदलो, NR और T में बदलो तो क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर क्या होता है, NR T1 और P2 V2 बराबर NR T2। तो यहाँ से NR बाहर ले लो, T1 - T2 y - 1, ये आपका फाइनल समीकरण हो गया। रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का समीकरण ये होता है, ये याद रखना, समझ गए, ये बस। इसको कोई भी एक रख लो याद, ये रख लो याद, चलो ये वाला रख लो। इसको तो आप लिख सकते हो कि NR T1 - T2 P1 V1 - P2 V2 y - 1, बस P1 V1 - P2 V2 अपॉन y - 1, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपको पता है दी गई उसमें बराबर क्या होता है, किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में दी गई उसमें क्या होती है, 0, डेल्टा क्यू इक्वल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जो डेल्टा यू की वो बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान तो समान होगा, लेकिन जो इनका निशान है वो उल्टा होगा, एक पॉजिटिव में होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव में, समझ गए ये चीज़ें। चलिए एक करते हैं न्यूमेरिकल, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी दी परमाणविक 5 मोल गैस का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, किया गया कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैलोरी में ज्ञात करो। तो कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म है, तो आपको पता है रुद्धोष्म के लिए क्या होता है, W इक्वल टू ये होता है P1 माइनस P2 V2 अपॉन y - 1, ठीक है। एक्चुअली ये y नहीं होगी, गामा है, ठीक है, लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं अपने आप में। तो P1 V1 माइनस P2 V2 y - 1, ठीक है। अब इसमें बात किस में हो रही है, तापमान की फॉर्म में बात हो रही है, किस फॉर्म में बात हो रही है, तापमान की फॉर्म में। तापमान की फॉर्म में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, P1 V1 को क्या लिखोगे, NR T1 और इसको NR T2, उसको NR T1 माइनस T2 y - 1 ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। NR T1 माइनस T2
y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो अपने को किया गया कार्य निकालना तो अपने चाहिए n, तो n तो दिया हुआ है, n कितना है 5 मोल, ठीक है। अब बोल रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैलोरी में ज्ञात करना है, तो कैलोरी में ज्ञात करना मतलब R बराबर लिखेंगे 2, ठीक है। अगर जूल में होता था 25/3। अब नेक्स्ट ये निकालना y, तो आपको पता है कौन सी दी हुई है, द्विपरमाणविक गैस, तो उसके लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक के लिए F स्वतंत्रता की कोटि डाई एटॉमिक कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है ना, ठीक है। और अगर मोनो हो सिंगल वाला उसके लिए 3 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, y क्या होता है CP/CV, CP क्या होता है F/2+1 इंटू R, और ये F/2 इंटू R, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये R से R तो कैंसिल हो जाएगा, और F/2 ये मतलब 5/2 + 1 5/2, ठीक, कुल मिला कितना आ जाएगा 7/5। y कितना आएगा, y आ जाएगा आपके 7/5, समझ गए, ठीक है। अब y 7/5 आ गया, सब कुछ हो गया। अब T1 - T2, तो आपको ये क्या बोल रहा है कि 5 मोल गैस का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। तो देखो एक बात बता दूं, अगर आपको कुछ परिवर्तन दिया हुआ है तो वो तो बोले परिवर्तन अगर 2 डिग्री का और 2 का हो रहा है तो केल्विन में भी 2 का ही होगा और सेंटीग्रेड में भी 2 का ही होगा, ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, एक्चुअली दिया हुआ क्या है यहाँ पर आपको T2 - T1 आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, T2 - T1 दिया हुआ है, कैसे देखो 5 मोल गैस का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है यानी कि T2 ज़्यादा होगा, बढ़ रहा है T2 ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, और T2 - T1 का अंतर क्या होगा 60, ये होगा भाई, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है मतलब T2 ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा 60, मतलब T1 में 60 जोड़ोगे तब जाकर T2 आएगा, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता तो क्या होता है T1 - T2 = 60 होता, समझ गए। तो देखो अपने यहाँ पर ये कितना है T1 - T2 है, तो T2 - T1 कितना 60 है, तो T1 - T2 हो जाएगा -60, समझ गए। अब देखो सभी की वैल्यू पुट कर दो, इसको मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको चलो -NR, इसको मैं लिख लिया T2 - T1, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करो सभी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस n कितना है 5, R कितना है 2, T2 - T1 कितना है 60, y -1 यानी कि 7/5 -1 यानी कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 यानी कि 5 जाएगा ऊपर, 5 का जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो 2 से 2 कैंसल, 5 × 5 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 150 और 1 0 और, तो कितना आएगा कार्य 1500 कैलोरी, किस में आएगा नेगेटिव में। वर्क बराबर क्या आया -1500 कैलोरी। तो आपको पता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में उल्टा होता है माइनस इसका कार्य का, तो कार्य कितना है -1500 कैलोरी, तो ये हो जाएगा +1500 कैलोरी, +1500 कैलोरी। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि भाई अपने कार्य नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इस निकाय पर कार्य किया गया है, निकाय ने खुद ने कार्य नहीं किया, निकाय पर कार्य किया गया, यानी कि क्या हुआ संपीड़न हुआ है, यानी कि क्या हुआ है संपीड़न हुआ है, यानी कि निकाय पर कार्य किया गया है, ठीक है। अगर फैलता है तो निकाय कार्य करता है, और कार्य नेगेटिव में तो साफ बात है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कुल मिलाकर डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उसके लिए ये -1500 प्लस के 1500 मिलकर 0 बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है 0, समझ गए। ये हो गया न्यूमेरिकल।
अब चलो थोड़ा सा रुद्धोष्म और समतापी में तो कुछ तुलना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो समतापी व रुद्धोष्म वक्र की तुलना, इन वक्र की तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे, देखो समतापी क्या होता है, पी वी इक्वल टू सी, पी वी इक्वल टू सी ये होता है। और ये जो रुद्धोष्म वो क्या होता है, पी वी बाई सी। ये समतापी पी वी इक्वल टू सी कैसे हो आपको पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। समतापी में ताप समान, तो ताप भी नियत हो गया, आर भी नियत, सी भी नियत, तो पूरा पूरा क्या हो गया, नियत हो गया सी, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ पी वी इक्वल टू सी। तो अब देखो, अब अपने को निकालना है वक्र का ढाल। तो आपको पता है जब कोई वाई एक्स वक्र होता है, इसमें कोई भी वक्र वहाँ को ढाल निकाला तो क्या करते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। ढाल निकालना मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, वो होता है उस वक्र का ढाल, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने क्या वक्र है, पी वी वक्र है, क्या वक्र है, पी वी वक्र है। तो पी वी वक्र का ढाल डी पी बाय डी वी होगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो डी पी बाय डी वी, तो यानी कि इस समीकरण का अपन क्या करेंगे, वी के सापेक्ष अवकलन करने पर, वी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी बाय डी ऑफ वी किसका, पी वी का करेंगे, और डी बाय डी ऑफ वी किसका, सी का। तो डी बाय डी ऑफ वी, पहले पी को बाहर ले लो, वी का किया डी बाय डी ऑफ वी, फिर वी को बाहर ले लिया डी बाय डी ऑफ वी, और ये पी, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी ऑफ वी सी। ये तो क्या सी नियत है, तो नियतांक का क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब देखो पी और डी बाई डी ऑफ वी का कितना वन हो जाएगा, प्लस वी, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी पी बाई डी वी इक्वल टू जीरो, डी पी बाई डी वी इक्वल जीरो। यहाँ से देखोगे तो डी पी बाई डी वी बराबर कितना आ रहा है, इस साइड लेके माइनस पी अपॉन वी। ढाल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस पी अपॉन वी। डी पी बाई डी वी क्या आ रहा है, माइनस पी अपॉन वी। वैसे के वैसे अगर आप रुद्धोष्म के लिए निकालो तो क्या होगा, इसका वही निकालना आगे, मतलब ढाल निकालना, मतलब डी वी के सापेक्ष करना अपने को समाकलन, इसका सॉरी अवकलन, डी बाय डी वी पी वी की पावर वाई, और डी बाय डी वी विथ रेस्पेक्ट टू वी, ठीक है, सी। अब देखो पी को बाहर ले लो, डी बाई डी वी वी की पावर वाई, प्लस वी की पावर वाई डी बाई डी वी, और पी, इसका कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो पी वी की पावर वाई, तो क्या होता है, समाकलन क्या होता है, आपको हमेशा एक्स की पावर एन है, सॉरी अवकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस वन ये होता है, ठीक है। अवकलन अगर x की पावर n है तो होता है एन एक्स एन माइनस वन। समाकलन होता है x की पावर n का x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये समाकलन होता है और ये अवकलन होता है, ध्यान रखना। मैथ्स वालों को तो पता होगा, थोड़े बहुत बायो वालों को दिक्कत होती होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y v की पावर y माइनस वन, ठीक है, y v की पावर y माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वी वाई डी पी बाय डी वी इक्वल टू जीरो, डी पी बाय डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो डी पी बाय डी वी निकालने बैठोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ देखो डी पी बाय डी वी, या क्या है इस साइड पी वाई वी वाई माइनस वन अपॉन वी वाई, ये मैं इस साइड ले गया, माइनस पी वाई वी की पावर वाई माइनस वन अपॉन वी वाई, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये y ऊपर जाएगा घात में, तो यानी कि पी वाई वी की पावर वाई माइनस वन माइनस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल, और क्या रहा, v की पावर माइनस वन, v की पावर माइनस वन, v की पावर माइनस वन यानी कि v नीचे आ जाएगा, v ऊपर गया, v की पावर माइनस वन नीचे जाएगा तो v रह जाएगा, तो ये p अपॉन v और गुणा में y, ये आ जाएगा माइनस वाई p अपॉन v। अब देखो इन दोनों के ढाल की तुलना करो, समतापी का ढाल क्या आया, ये
और जो रुद्धोष्म वक्र है उसका ढाल क्या है, ये। यानी कि मतलब रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी का y गुना होता है। क्या लिखोगे आप? रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी का y गुना होता है। कितना होता है? y गुना। समझ गए? रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी का y गुना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है प्रसार, ये हो रहा है संपीड़न। यहाँ पे दो ग्राफ है, एक वाला ये और एक वाला ये। तो ये बताओ अब इसमें से कौन सा तो है, इन दोनों में से कौन सा है रुद्धोष्म और कौन सा है समतापी। तो देखो मैंने पहले बता दिया कि रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी का y गुना होता है। यानी कि रुद्धोष्म वक्र का ढाल हमेशा समतापी से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि समतापी का कितना होता है? y गुना होता है, क्योंकि समतापी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। समतापी कैसी है? धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, तथा रुद्धोष्म एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। और रुद्धोष्म क्या है? तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे प्रक्रिया कौन सी हो रही है? तो ये देखो ये धीरे धीरे हो रही है। यानी देखो इसका V1 से V2 आ रहे हो, ठीक है। दोनों स्थितियों में आप क्या कर रहे हो? V1 से V2 आ रहे हो। तो एक में तो क्या हो रहा है? दाब में परिवर्तन कितना हो रहा है? सिर्फ इतना। एक में दाब में परिवर्तन सिर्फ कितना हो रहा है? इतना। और एक में दाब में परिवर्तन कितना हो रहा है? इतना। तो दाब में परिवर्तन किस में ज़्यादा हो रहा है? वो होगा रुद्धोष्म। समझ गए? तो इसका देखो ढाल ज़्यादा है ना, इसका ढाल देखोगे, ढाल ज़्यादा है, इसका ढाल कम है। समझ गए? तो ढाल ज़्यादा, इसका ढाल मतलब उस पर एक स्पर्शरेखा खींच दो, उस पर स्पर्शरेखा खींच दो, फिर देखो कि ढाल किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ढाल कम है, इसका ज़्यादा है। यानी कि ये क्या होगा? ये होगा रुद्धोष्म, ये होगा रुद्धोष्म और ये होगा समतापी। ये क्या होगा? समतापी। ये रुद्धोष्म, ये होगा समतापी। समझ गए? ठीक है, ये रुद्धोष्म, ये हो जाएगा समतापी। अब देखो ये कब है? जब हो रहा है प्रसार हो रहा है, यानी कि V1 से V2 जा रहा है, आयतन बढ़ रहा है। संपीड़न की स्थिति में, तो संपीड़न की स्थिति में भी क्या होगा? दाब में परिवर्तन जिसमें ज़्यादा होगा वो होगा रुद्धोष्म। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो V2 से कहाँ आ रहे? V2 से अपन आ रहे V1। तो देखो ये वाला तो इस वाले वक्र के लिए तो सिर्फ दाब में परिवर्तन इतना हो रहा है, जबकि इस वाले के लिए इतना हो रहा है। तो यानी कि किस में दाब में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है? कौन ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है? ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा रुद्धोष्म और नीचे वाला हो जाएगा समतापी। समझ गए? ऊपर वाला हो जाएगा रुद्धोष्म और नीचे वाला समतापी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये है भाई कि भाई दाब में परिवर्तन किसके ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समतापी धीरे से होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है, मतलब दाब में परिवर्तन कमी होगा, ठीक है। तो देखो इसमें दाब में परिवर्तन इतना ही हो रहा है, जबकि इसमें इतना हो रहा है। इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सेम यहाँ आते ही इतना दाब में परिवर्तन हो रहा है। इसमें देख लो, इसमें दाब में परिवर्तन इतना, यहाँ इतना। तो जिसमें दाब में परिवर्तन ज़्यादा वो वक्र कैसे हो जाएगा? रुद्धोष्म। और जिसमें कम वो हो जाएगा समतापी का। तो देखो रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी का y गुना होता है, क्योंकि समतापी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया तथा रुद्धोष्म एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। रुद्धोष्म का ढाल क्या होगा? dp/dv इक्वल टू माइनस yp/v और समतापी का dp/dv माइनस p/v। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। बस अगर आपको कोई बोल दे कि आपको समतापी का ढाल दे दिया और ये बोल दिया कि भाई y का मान क्या है वगैरह, तो फिर आप तो गुणा करके इसका निकाल सकते हो कि समतापी को y से गुणा कर दो, किसका आ जाएगा? रुद्धोष्म का। समझ गए? अब ये रुद्धोष्म का ढाल है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? y पे। और y क्या है? y है Cp/Cv और Cp/Cv किस पे डिपेंड करता है? F पे। तो अगर गैस मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक ऐसे भी होगी तो भी इसके मान में कुछ बदलाव होगा। वो कैसे होगा वो भी अपन देख लेते हैं लास्ट। अब देखो ये ग्राफ है, देखो आपको पता है y क्या होता है? Cp/Cv। तो F2+1/F2, ये R भी होता है साथ में, R से R तो चलो कैंसिल ही हो गया। तो इसमें मैं भाग दूंगा तो ये क्या आएगा? F2 से F2/F2 कैंसिल और 1 में F/2 का भाग दूंगा तो 2/F आ जाएगा। ये आ जाएगा y क्या आ जाएगा? 1 + 2F। अब देखो मोनो के लिए क्या होता है? F का मान 3 होता है। मोनो के लिए F का मान 3 होता है। F का मान 3 होता है तो रखोगे तो कितना आएगा? मोनो के लिए 5/3 और 5/3 कितना होता है? 1.67। और डाई यानी कि जिसमें 2 परमाणु हो उसके लिए F का मान 5 होता है। F का मान 5 रखोगे तो ये 7/5 यानी कि 7/5 मतलब 1.4। तो अब देखो इसका ढाल देखो, समदाबी का ढाल क्या होता है? 0।
समदाबी का ढाल क्या होता है? 0, चूँकि उसमें दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। समदाबी में दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ढाल 0। समदाबी में ढाल क्या होता है? समदाबी में होता है -P/V, -P/V, ठीक है, -P/V, ठीक है। तो ये हो गया समदाबी। अब द्विपरमाणिक एकल परमाणु, डी में क्या होता है? 1.4, तो y का मान कितना आ गया? 1.4, तो -1.4 P/V। और सबसे ज़्यादा किसमें होगा? 1.67 वाला ज़्यादा है, 1.67 यानी कि PV, यानी कि इस मोनो का ज़्यादा होगा, एकल का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कितना है? y 1.67, तो जिसका y ज़्यादा होगा उसका ढाल ज़्यादा होगा। और ध्यान रखना सारे ढाल क्या नेगेटिव है। जो पॉजिटिव ढाल होता है, पॉजिटिव कैसा होता है? एक पॉजिटिव ढाल होता है ऐसा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। जब भी कोई ऐसे होता है ना, वो सारे होते हैं नेगेटिव ढाल, क्योंकि अपने नेगेटिव निशान, इसलिए ढाल सारे नेगेटिव में है, समझ गए? पॉजिटिव ढाल होता है ऐसे बनती है, और नेगेटिव ढाल वाला कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ये मैथ्स वालों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी वैसे। तो -1.67 और P/V, ठीक है। वैसे चलो इसमें कोई मैथ्स वाई वाली भी इतनी बड़ी बात है नहीं, थोड़ा सा याद रखना बस। ढाल मतलब जो जिसमें दाब में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, बस ये समझ लो। जिसमें दाब में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है उसका ढाल ज़्यादा। तो दाब में परिवर्तन ज़्यादा किसका हो रहा है? इसका हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो देखो सबसे ज़्यादा ढाल किसका होगा? इसका होगा। वो किसका होगा? जब द्विपरमाणुक हो। तो अगर अब 3 होता, सॉरी 1 वाला 3 होता, तो 3 वाला यहाँ आता, 3 वाला, ठीक है। उसमें कितना होता? 6 होता। जब अगर अरेखीय हो तो कितना होता? 6 होता। और 6 की केस में कितना आता? 8/6, मतलब 4/3, यानी कि 1.33, वो यहाँ जाता, ठीक है। तो जिसका ढाल ज़्यादा उसके दाब में परिवर्तन ज़्यादा। समदाबी में ढाल 0, दाब में परिवर्तन 0। समदाबी में ढाल में दाब मतलब ढाल में क्या होता है? मतलब -P/V, तो ढाल में थोड़ा सा परिवर्तन। इसमें 1.4 से गुणा हो गया तो ढाल में ज़्यादा परिवर्तन, यानी कि दाब में ज़्यादा परिवर्तन हो गया। ये देखो ढाल इतना, जिसके दाब में ज़्यादा परिवर्तन उसका ढाल ज़्यादा, ठीक है। जिसके दाब में ज़्यादा परिवर्तन उसका ढाल ज़्यादा, क्योंकि वो एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, और आना V1 से V2 है। लेकिन V1 से V2 जब आ रहे हैं तो जिसमें दाब ज़्यादा चेंज हो रहा है उसका ढाल ज़्यादा होगा, समझ गए? देखो इसमें दाब, ये देखो इसमें दाब कितना बदल रहा है? इतना बदल रहा है। अगर इसकी बात करें समदाबी का तो 0, इसमें इतना बदल रहा है, इसमें इतना बदल रहा है, इसमें इतना बदल रहा था, ठीक है। दाब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं दाब को, समझ गए? तो ये बात है, ये हो गया आपने रुद्धोष्म प्रक्रम पूरा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हीट इंजन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।